पिछले भाग में हमने आपको जैव विकास में संयोजी कड़ियों से प्रमाण के बारे में बताया था। अब इसमें हम अवशेषी अंगों से प्रमाण के बारे में बताएंगे। तो मनुष्य में कौन से अवशेषी अंग हैं जो पहले थे, अब वो नहीं पाए जाते हैं। तो अवशेषी अंग में जैसे यहाँ पर आप देख रहे हैं कि मनुष्य अवशेषी अंग कौन कौन से हैं। तो यहाँ पर शरीर पर बाल पाया जाना, पुरुषों में निपल का, नाखून का पाया जाना आदि ये हैं। और क्रम रूप परिशेष का बर्मी फॉर्म अपेंडिक्स, जिसमें अपेंडिसाइटिस रोग हो जाता है। और मनुष्य में वैसे तो 180 अवशेषी अंग पाए जाते हैं। इनमें से मुख्य जो हैं उनके बारे में मैं आपको बताऊंगा। तो क्रम रूप परिशेष का जो है, यह शाकाहारी के अर्धनाल सीकम का भाग है जो इन जंतुओं में क्रियाशील होता है। इन जंतुओं में पाचन जो में सहायक होता है, मनुष्य में क्रियाशील नहीं होता। मनुष्य के पूर्वज पहले शाकाहारी रहे होंगे, लेकिन मनुष्य धीरे धीरे सर्वाहारी होता चला गया, जिससे क्रियाशील अंग अब अवशेषी अंग के रूप में परिवर्तित हो गया। ठीक है। आगे पुच्छ कशेरुका, कॉडल वर्टिब्रा, तो जिसे कॉक्सिक हड्डी के नाम से जाना जाता है। तो कॉक्सिक हड्डी जो है पहले पाई जाती थी, जो पूंछ में सहायक थी, लेकिन अब यह मनुष्य में नहीं पाई जाती है। ठीक है। और यह 4 पुच्छ कशेरुका मिलकर के कॉक्सिक हड्डी बनाते हैं। पुच्छ कशेरुकाओं की अस्थियां यह प्रभावित करती हैं कि मनुष्य के पूर्वज पहले पूंछ वाले थे। आगे अक्ल दाढ़ जिसे कहते हैं, तो कहते नहीं है तेरी अक्ल की दाढ़ अभी नहीं निकली है, इसलिए अक्ल नहीं है। तो अक्ल दाढ़ तीसरा दांत मोलर मनुष्य में अनावश्यक होता है, क्योंकि सबसे बाद में निकलता है और कभी कभी यह निकलता भी नहीं है। यह प्राइमेट्स जंतुओं में अब भी क्रियाशील होता है, हमारे शरीर में अब निष्क्रिय हो चुका है। ठीक है ना। अब अगला है निमेशक पटल, निक्टिटेटिंग मेम्ब्रेन। जलीय जंतुओं जैसे मेढक है, मछली है और पक्षी हैं, तथा कुछ स्तनधारी जैसे भेल है, कुत्ता है, बिल्ली है आदि में यह निक्टिटेटिंग मेम्ब्रेन पाई जाती है। यह आँख की रक्षा करती है। मनुष्य में यह अवशेषी अंग हो चुकी है, जो क्षेत्र के भीतरी कोने पर पाई जाती है, जिसे प्लाइका सेमिल्यूनेरिस कहा जाता है। जिसे प्लाइका सेमिल्यूनेरिस कहा जाता है। ठीक है ना। अब अगला है शरीर पर बालों का पाया जाना, जो क्योंकि आज हमारे शरीर पर बाल पाए जाते हैं, तो ये अवशेषी अंगों के ही प्रमाण है। आगे है कर्ण पल्लवों की पेशियाँ, पिन्ना मसल्स। कर्ण पल्लवों पर पाई जाने वाली पेशियाँ मनुष्य में अक्रियाशील हो गई हैं। पहले मनुष्य के जो पूर्वज थे, उनमें उनके पूर्वजों में कर्णों को घुमाने के में जो सहायक थे। ठीक है ना। अगला है भ्रूणकी से प्रमाण। यदि हम भ्रूणकी से प्रमाण में हम देखें, तो यदि हम विभिन्न जंतुओं की भ्रूणका की अवस्था का अध्ययन करते हैं, तो पता चलता है कि विभिन्न जंतुओं के भ्रूण में उनकी प्रौढ़ अवस्था से ज़्यादा समानता होती है। इस तथ्य से प्रभावित होकर वैज्ञानिकों ने एक नियम बनाया है, जिसे पुनरावृत्ति सिद्धांत कहा। और उस पुनरावृत्ति सिद्धांत के अनुसार प्रत्येक जीव का व्यक्ति वृत्त में जाति वृत्ति पुनरावृत्ति पाई जाती है। यदि हम विभिन्न कशेरुकी में के भ्रूण की पास रख कर के हम अध्ययन करते हैं, तो बहुत सी समानताएं दिखाई देती हैं, जैसे क्लोम दरारों, पूंछ, नोटोकॉर्ड का पाया जाना आदि। इससे यह प्रमाणित करता है कि
बड़े जीवों की उत्पत्ति किसी निम्न श्रेणी के जंतुओं से हुई होगी। अगला है पूर्वजता या प्रत्यावर्तन से प्रमाण। यदि हम किसी जीव या जीवों के समूह में किसी ऐसे लक्षण आकस्मिक आ जाना जो सामान्य रूप से नहीं पाया जाना परंतु इनके पहले पूर्वज में पाया जाना था, पूर्वजता कहलाता है। जैसे मनुष्य में पूंछ का निकलना, जैसे कभी कभी आपने देखा होगा कि पेपरों में भी छपता है, टीवी पर भी दिखाते, किसी बालक के पूंछ निकल आई तो उसे कपड़े पहनने में भी बहुत दिक्कत आती है। तो इस प्रकार से ये पहले पूर्वज में थे लेकिन वर्तमान में भी कभी कभी निकल आते हैं। तो और कभी कभी कैनाइन दांत नुकीले होना, कभी कभी किसी के बहुत ही नुकीले दांत बाहर की ओर निकले हुए से दिखाई देते हैं। तो इस प्रकार से पूर्वजता या प्रत्यावर्तन के प्रमाण कहा जाता है। ऐसे ही जीवाश्म पैलियोंटोलॉजी विज्ञान से प्रमाण। तो जीवाश्मों के अध्ययन से पता चलता है कि जीवाश्मों का अध्ययन जीवाश्म विज्ञान कहते हैं। जीवाश्म अर्थात जीवों के बचे अवशेष अंश से है जो करोड़ों वर्ष में रहे होंगे लेकिन अब वो नहीं हैं। ठीक है ना।